जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 13 और 14 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 13 या 14 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों अभी तक आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम है जितने भी शिफ्टों में हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस पैटर्न से साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको जो है दी गई थी। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। तो ये शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है। चलिए बताएंगे कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो है बनाई गई है। तो ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाए गए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है अपनाया गया था। चलिए बताइएगा। और आपका एग्जाम साथियों कौन से डेट में है और कौन से शिफ्ट में है, एक बार आप हमें इतना जरूर कमेंट करके बता दीजिए। और किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में गाया गया था, अपनाया गया था। तो इन्हें अपनाए गए थे वर्ष 1950 में, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्ष 1950 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 4th नंबर है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो यह किए गए हैं आपके भारत तथा इंडिया के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भारत तथा इंडिया के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। अखंडता शब्द जो ये सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत की देशी रियासतों के विलयन में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सरदार पटेल तथा बीपी मेनन। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई, यह स्थापना कब हुई थी। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएंगे भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय संविधान का नागरिकता प्रदान करता है। चलिए बताइए।
तो भारतीय संविधान जो है ये नागरिकता कैसे प्रदान करता है? तो आप बताएंगे जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर और देशीयकरण के आधार पर, यानी उपयुक्त में से सभी के आधार पर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सभी के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10th नंबर है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो आप बताएंगे निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? परित्याग करने पर बिल्कुल हो सकता है, पर यहाँ पे पर्यावसन पर ये भी हो सकते हैं, वंचित किए जाने पर भी हो सकते हैं, यानी उपयुक्त में से सभी करेंगे, उपयुक्त में से सभी पे हो सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, भाग 3 में होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, भाग 3 में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में जो है समानता के अधिकार का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए बताएंगे। तो आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, सही है। अनुच्छेद 16 में क्या है कि अवसर की समानता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत, नहीं ये नहीं है, बल्कि ऑप्शन यहाँ पे सी जो हमारा सही है, ये हमारा गलत है। ऑप्शन सी कीजिएगा, ये हमारा गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे भाषण की स्वतंत्रता में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाषण की स्वतंत्रता में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछे गए कि किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो ये प्रावधान जो है आपके अनुच्छेद 20 में 20 के क्लोज नंबर 3 में किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे आप, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाना है। चलिए बताएंगे। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या होगा? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे आपके मूल अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मूल अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, अनुच्छेद 27 द्वारा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए 80 नंबर कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताएंगे कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में यहाँ पे प्रावधान किया गया है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष जो है ये प्रस्तुत की गई थी? तो मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो ये 1980 में प्रस्तुत की गई। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति जो है दी गई है?
तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किए गए हैं आपके अनुच्छेद 19 के क्लोज नंबर 1 में के क में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, 19 के क्लोज नंबर 1 के क में ये किए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो ये आपके जारी करते हैं अनुच्छेद 37। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 37 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और 25 क्वेश्चन है कि सामान्य नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो सामान्य नागरिक संहिता जो है ये लागू हो जाएंगे आपके गोवा में। ऑप्शन सी कीजिएगा, गोवा में लागू है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 40। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 40 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, और ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये कथन आप देखेंगे तो अनुच्छेद 48 के क में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 48 के क में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो भारत का जो राष्ट्रपति है यदि इनको अपना त्याग पत्र देना है तो ये अपना त्याग पत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, इनके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन जो है किया जाता है? तो इनमें किए जाते हैं आप सभी लोगों का वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वित्त आयोग का गठन। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति जो ये किसका पदेन अध्यक्ष होगा ये पूछा है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तो ए सही जवाब है, राज्यसभा के होते हैं पदेन सभापति। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? चलिए बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जा सकते हैं, और ये अनुच्छेद 61 में बताई गई है, संसद द्वारा। ऑप्शन डी करेंगे, संसद द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए आपसे 35 नंबर, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो आपको पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति के पद पर 2 बार रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।